हेलो एवरीवन। 55 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हुए तो पहला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सीमा पार से नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर लगाम लगाने के लिए बाज अप नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी, पंजाब। हाल ही में अगस्त 2025 सीमा पर पार से नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर लगाम लगाने के पंजाब ने सीमावर्ती तरन तारण जिले से बाज अप नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम लॉन्च किया है। अगला, बिहार के राजगीर में संपन्न एशिया रग्बी अंडर 27 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर सॉरी, इसमें महिला वर्ग का खिताब हांगकांग ने जीता, इसमें पुरुष वर्ग का खिताब भारत ने जीता। तो उत्तर बी, दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, एशिया रग्बी अंडर 27 2025 एशिया रग्बी अंडर 27 पुरुष वर्ग के फाइनल में हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में खेले गए तीसरे स्थान के प्लेऑफ में भूमिका शुक्ला की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को एक करीबी मुकाबलों में 12-5 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। पुरुषों के तीसरे स्थान मैच में मलेशिया ने चीन को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। अगस्त 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की रेल हब निर्माण इकाई ब्रह्मा का शिलान्यास किया? इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में अगस्त 2025 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के रायसेन में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की रेल हब निर्माण इकाई ब्रह्मा का शिलान्यास किया। यह इकाई वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के लिए कोच बनाएगी। हाल ही में अगस्त 2025 महाराष्ट्र ने गरुड़ दृष्टि नामक एक प्रणाली का अनावरण किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ये है, ए, साइबर अपराधों, फर्जी खबरों और सांप्रदायिक घृणा पर नजर रखना। हाल ही में अगस्त 2025 महाराष्ट्र ने गरुड़ दृष्टि नामक एक प्रणाली का अनावरण किया। यह प्रणाली विशेष रूप से सांप्रदायिक घृणा फैलाने, फर्जी खबरें प्रसारित करने और साइबर अपराधों पर नजर रखने के लिए डिजाइन की गई। नागपुर पुलिस ने इस टूल को विकसित किया है। अगला, हाल ही में अगस्त 2025 बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिखाने और दिशा अभियान महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक लागू किया गया। जय वकील फाउंडेशन द्वारा विकसित और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा अनुमोदित इस अभिनव पाठ्यक्रम को राज्य के 453 विशेष विद्यालयों में लागू किया गया है। अगला, 59 अगस्त 2025 में प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज विकसित करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति INC 5.2 का 5वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में 2025 अगस्त प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज विकसित करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति INC 5.2 का 5वां सत्र जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। यह समिति जिसमें प्रशांत क्षेत्र के छोटे द्वीपीय विकासशील देशों का एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है, प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र को संबोधित करने वाली एक महत्वाकांक्षी संधि पर काम कर रही है। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किया? इसका आंसर है डी, सिक्किम। हाल ही में अगस्त 2025 सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रोंगटे में पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किया। यह महिलाओं द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित मंच है जो विशेष रूप से सिक्किम के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सुलभ और औपचारिक न्याय प्रदान करता है। अगला, विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? हाँ, तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। ए, भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर 2025 की मेजबानी 10 अगस्त 2025 को ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में की। यह भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में 17 देशों की 160 महिला और पुरुष एथलीटों ने भाग लिया। हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए INS हिमगिरी का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया? इसका आंसर है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसका एक्सप्लेनेशन है, INS उदयगिरी एवं INS हिमगिरी। तो भारतीय नौसेना द्वारा 26 अगस्त 2025 को दो अत्याधुनिक फ्रंट लाइन फ्रिगेट उदयगिरी F-35 और हिमगिरी F-34 के साथ नौसेना में शामिल करने की तैयारी कर रही है। ऐसा पहली बार होगा जब दो प्रतिष्ठित भारतीय शिपयार्डों की दो प्रमुख सतही लड़ाकू जहाजों को एक ही समय में विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट्स का दूसरा जहाज
उदयगिरि मुंबई में मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया, जबकि हिमगिरी जीआरएससी कोलकाता द्वारा बनाए जा रहे P-17A जहाजों में पहला है। भारतीय नौसेना के लिए एक और बड़ी उपलब्धि के तौर पर उदयगिरि नौसेना की स्पोर्ट डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया सौवा जहाज है। अगस्त 2025 में किस देश के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे? तो इसका आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट 11 से 14 अगस्त 2025 तक 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना है। पीएम ई ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना की अवधि में मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना है। इसका आंसर डी है, एक और दो दोनों। केंद्र सरकार ने अपने प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन कार्यक्रम पीई ड्राइव योजना की अवधि मार्च 2028 तक बढ़ा दी। हालांकि इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए वित्तीय सहायता 31 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगी। 1 अक्टूबर 2026 को 10,900 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई पीएम ई ड्राइव योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना है। 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किन राज्यों में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी? तो इसका आंसर है सेमी कंडक्टर मिशन। तो सी यानी कि 2, 3 और 4 इसमें जो राज्यों के नाम है आंध्र प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा। 2, 3, 4। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2025 ISM हाल ही में अगस्त 2025 कैबिनेट की बैठक में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं में लगभग 4,600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन 4 नई स्वीकृत परियोजनाओं के साथ आईएसएम के तहत मंजूर परियोजनाओं की कुल संख्या 10 हो गई है, जिनमें कुल 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश 6 राज्यों में हो रहा है। इन परियोजनाओं में ओडिशा के भुवनेश्वर के इंफो वैली में एसईएम प्राइवेट लिमिटेड और 3D ग्लास सॉल्यूशन आईएनसी की इकाइयां लगेंगी। वहीं आईएसआईसी एसईएम यूके के सीएलएएस एसआईसी FAFWAFER वेफर फैब लिमिटेड के साथ मिलकर देश का पहला व्यावसायिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगा, जो सिलिकॉन कार्बाइड SiC आधारित डिवाइस बनाएगा। वही 3D ग्लास सॉल्यूशन इन्फो वैली में इन एक उन्नत पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट यूनिट स्थापित करेगी, जो दुनिया की सबसे उन्नत पैकेजिंग करके भारत में लाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश में एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी दक्षिण कोरिया की एपीएससीटी को लिमिटेड के साथ मिलकर एक सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करेगी। पंजाब के मोहाली में कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड सीडीआईएल अपने मौजूदा संयंत्र का विस्तार करेगा। यहाँ उच्च शक्ति वाले डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे एमओएस FETS IGBTS SC HOTTKY बाईपास डायोड्स और ट्रांजिस्टर बनाए जाएंगे। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण की शुरुआत 2021 से में 75,000 करोड़ की प्रोत्साहन योजना के साथ हुई थी। इसके अंतर्गत अन्य 6 यूनिट टाटा PSMC फैब्रिकेशन यूनिट धोलेरा गुजरात, माइक्रॉन ATMP सुविधा सानंद गुजरात, टाटा TSAT OSAT जली रोड असम फाइनेंस ओसैट सानंद गुजरात, HCL फॉक्सकॉन जेवी उत्तर प्रदेश। हाल ही में आईआईटी दिल्ली एवं आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ता द्वारा जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार देश के शीर्ष 5 बाढ़ प्रवण जिलों में सम्मिलित है। इसका आंसर है उत्तर बी यानी कि 1, 3, 4। 1, 3, 4 में गुंटूर, पटना और मुर्शिदाबाद। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने एक जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक तैयार किया, जो किसी जिले में बाढ़ की सभी घटनाओं की औसत अवधि दिनों में ऐतिहासिक रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का प्रतिशत, कुल मौतों की संख्या, घायलों की संख्या और जिले की जनसंख्या का को ध्यान में रखता है। यह सूचकांक भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा वर्ष 1967 से 31 वार्षिक आंकड़ों और जिले की जनसंख्या का उपयोग करके किसी क्षेत्र में बाढ़ की गंभीरता का प्रत्यक्ष आकलन करता है। यह भारत की बाढ़ विनाशता और क्षति का जिला आधारित अवलोकन आधारित माप तैयार करने का पहला महत्वपूर्ण प्रयास है। DFSI स्कोर के अनुसार शीर्ष 5 बाढ़ प्रवण जिले पटना बिहार TFSI 19.37, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल TFSI 19.01, ठाणे महाराष्ट्र TFSI 18.88, उत्तर 24
परगना पश्चिम बंगाल DFSI 18.86, गुंटूर आंध्र प्रदेश DFSI 18.84। बैंकॉक में आयोजित एशिया अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका कौन सा स्थान हासिल किया? तो उत्तर बी यानी कि दूसरा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025, एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का अभियान रितिका द्वारा महिलाओं के 80+ किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के साथ शानदार तरीके से समाप्त हुआ। बैंकॉक में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत की टीमों ने दोनों आयु वर्गों में कुल 27 पदक जीते। अंडर 19 टीम के शानदार प्रदर्शन करते हुए 302 रजत और 4 कांस्य सहित 14 पदकों के साथ कुल मिलाकर पदक तालिका का दूसरा स्थान हासिल किया। अंडर 22 टीम ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य सहित 13 पदक हासिल किए, जिसमें रितिका इस समूह की एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रही। अंडर 22 टीम चौथे स्थान पर रही। अगला 68 चर्चा में रही तातो द्वितीय जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। परियोजना 700 मेगावाट क्षमता की होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ने प्रस्ताव स्वीकार किया है और एक कमेटी के गठन का ऐलान किया। इसमें 3 सदस्यीय कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता बीबी आचार्य शामिल हैं। अगला 69 श्रेष्ठ पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी इस सूचकांक को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने विकसित किया। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दवा नियामक प्रणालियों की स्थिति का मूल्यांकन करेगा। बी यानी कि 1 और 2 दोनों ये सही है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। यह एक ऐसा सूचकांक है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दवा नियामक प्रणालियों की स्थिति का मूल्यांकन करेगा और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस सूचकांक को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने विकसित किया है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन। अगस्त 2025 में आयोजित सूर्य ड्रोनाथन 2025 ड्रोन प्रतियोगिता में भारतीय सेना की सूर्य कमान की ने इस संगठन के साथ सहयोग किया। इसका आंसर डी यानी कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। 10 से 24 अगस्त 2025 तक भारतीय सेना के सूर्य कमान सेंट्रल कमांड ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सूर्य ड्रोन मैथन 2025 नामक एक ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के समूहों में किया था। अगला 71 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स लेखक न्यायमूर्ति वाई डी चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति वाई डी चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इसका सी यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के कवर का अनावरण हुआ। वे नवंबर 2024 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अगला 72 निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला हॉकी टीम 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 में लगातार दूसरी बार चैंपियंस बनी? तो डी यानी झारखंड। झारखंड महिला हॉकी टीम 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी। उसने फाइनल में हॉकी हरियाणा को 1-2 से हराया। यह चैंपियनशिप में 1 से 12 अगस्त तक आंध्र प्रदेश से कांकीनाडा में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। विश्व हाथी दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत की नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में वुशु में भारत को पहला रजत पदक दिलाया था। बी 1, 2 दोनों सही है। भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगडू में आयोजित 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम भारत वर्ग स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। यह विश्व खेलों में वुशु में भारत का पहला पदक था। विश्व हाथी दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस से हेतु साल 2025 का विषय हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की टीम प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। 74 हाल ही में चर्चा रही MERIT योजना किस राष्ट्रीय नीति के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर है बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की MERIT पहल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार तकनीकी शिक्षा योजना को मंजूरी दी। यह 4,200 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका उद्देश्य भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और सुशासन में सुधार करना है। यह योजना 2025 से 26 से 2029 से 30 तक 5 वर्षों में लागू होगी। उसके तहत 275 संस्थानों से 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान को शामिल किया जाएगा। इसका कुल बजट 4,200 करोड़ है, जिसमें 2,100 करोड़
विश्व बैंक से ऋण के रूप में और शेष 2100 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और शासन को बढ़ावा देना है। अगला 75वां सवाल, अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा आयोग का प्रयोग कहाँ किया गया? इसका आंसर है सी, जयपुर में। भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग भारत में पहली बार ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रहा है, जिसका उद्देश्य 129 वर्ष पुराने उस जलाशय को पुनर्जीवित करना है जो पिछले 2 दशकों से सूखा पड़ा हुआ है और 1981 के बाद से अपनी पूरी क्षमता तक नहीं भर पाया है। इस पहल को भारत अमेरिका आधारित प्रौद्योगिकी कंपनी जेन एक्स एआई और राजस्थान सरकार ने के संयुक्त प्रयास शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक संचार ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हरिजन शब्द के प्रयोग का प्रतिबंध लगा दिया था? उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आधिकारिक संचार ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए केवल संवैधानिक शब्द अनुसूचित जाति का ही प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली से पूर्ण सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल बन गया है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाल ही में तेलंगाना में कागज नगर वन प्रभाग में पिंक गिल मशरूम की खोज की गई थी। पिंक गिल मशरूम आमतौर पर न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका आंसर बी, दोनों ही सही है। तो तेलंगाना के कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर वन प्रभाग में पिंक गिल मशरूम की खोज एक महत्वपूर्ण घटना है। यह मशरूम आमतौर पर न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका विशिष्ट आसमानी नीला रंग दुर्लभ इंडुलिन पिगमेंट के कारण होता है। एक महत्वपूर्ण खोज में के रूप में शटल कॉक मशरूम को पहली बार पुआल टाइगर रिजर्व तेलंगाना के पूर्वी घाट क्षेत्र में देखा गया है। अगला 17 हाल ही में यूएनडीपी द्वारा कर्नाटक के स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर इक्वेटर पुरस्कार द्वारा 25 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर है डी, बीबी फातिमा महिला सहायता स्वयं सहायता समूह। इसका एक्सप्लेनेशन, कर्नाटक के तीर्थ गांव धारवाड़ के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दिए जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जिसे जैव विविधता संरक्षण के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह सम्मान उनके पर्यावरण अनुकूल खेती, सामाजिक सामुदायिक बीज बैंक, बाजरा मिलेट को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमिता कार्यों के लिए दिया गया है। सभा सभा 60 टूल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसे पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसे पंचायत बैठकों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की से इन बैठकों की मुख्य बिंदुओं की स्वचालित रूप से तैयार करने के लिए विकसित किया गया है। उसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। सभा 60 टूल पंचायती राज मंत्रालय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित बैठक विवरण तैयार करने वाला उपकरण सभा 60 का शुभारंभ करने जा रहा है। इसे ग्राम सभा या अन्य पंचायत बैठकों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से इन बैठकों की मुख्य बिंदुओं व निर्णयों को स्वचालित रूप से तैयार करने के लिए विकसित किया गया है। या उन्नत एआई और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करके मौखिक चर्चा को लिपिबद्ध करता है, प्रमुख निर्णयों और कार्य बिंदुओं की पहचान करता है और सुव्यवस्थित बैठक विवरण तैयार करता है। सरकार के राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भाषिणी के साथ एकीकृत यह उपकरण वर्तमान में 13 भारतीय भाषाओं में काम करता है। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 अगस्त 2025 को होने वाले विशेष ग्राम सभाओं की बैठकों का विवरण तैयार करने के लिए सभासार टूल का उपयोग करने का आग्रह किया है। पहले चरण में त्रिपुरा की सभी 1394 ग्राम पंचायतें पारंपरिक स्थानीय निकायों सहित इन विशेष ग्राम सभाओं की बैठकों का विवरण तैयार करने के लिए इस टूल का उपयोग करेगी। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। हिमालयन किंगफिशर इन खेलों को शुभंकर है। यह खेल श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील में आयोजित किया गया है। इसका आंसर ए, दोनों सही है। श्रीनगर में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के शुभंकर का नामकरण किया गया। हिमालयन किंगफिशर इन खेलों का शुभंकर है। यह खेल महोत्सव 21 से 23 अगस्त 2025 तक शहर की प्रतिष्ठित डल झील में आयोजित किया जाएगा। यह वाटर स्पोर्ट महोत्सव विस्तारित खेलो इंडिया कैलेंडर का हिस्सा है। इसका आयोजन केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा किया जाएगा। अगला 81वां नंबर, आईएनएस इच्छक यार्ड 3037 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका निर्माण गार्डन रिच से बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है।
इस पोत का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों और उनके पहुंच मार्गों को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है। आंसर डी यानी कि दोनों ही सही है। हाल ही में सर्वेक्षण पोत इच्छक यार्ड 3037 हाल ही में 3027 सॉरी 3027 हाल ही में भारतीय नौसेना को एक बड़ा सर्वेक्षण पोत इच्छक यार्ड 3027 सौंपा गया, जो भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया। यह चार बड़े सर्वेक्षण पोतों की श्रेणी में तीसरा जहाज है। इस पोत का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों और उनके पहुंच मार्गों को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना या समुद्री सीमाओं को सर्वेक्षण एवं नौवहन मानचित्रों के लिए महत्वपूर्ण डेटा एकत्र कर सकता है। यह अपनी श्रेणी का पहला पोत है जिसमें महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए आवास की व्यवस्था है। यह आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बनाया गया है, जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इस श्रेणी के तहत जहाज आईएनएस संध्यांक को 3 फरवरी 2024 को और दूसरे जहाज आईएनएस निर्देशक को 18 दिसंबर 2024 को कमीशन किया गया था। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार भारतीय जल यात्रियों ने समुद्र तल से 5000 मीटर नीचे जाकर भारतीय ध्वज फहराया। इस हेतु इस इस हेतु किस देश की पनडुब्बी नौटाइल की सहायता ली गई थी? तो इसका आंसर है सी, फ्रांस। पहली बार भारतीय जल यात्रियों ने समुद्र तल से 5000 मीटर नीचे जाकर भारतीय ध्वज फहराया। भारतीय यात्री राजू रमेश, वरिष्ठ वैज्ञानिक और कमांडर जतेंद्र पाल सिंह ने लगभग 7 घंटे की कुल अवधि के लिए पहला गोता पूरा किया। यह अभियान फ्रांसीसी समुद्री अनुसंधान संस्थान के साथ एक सहयोगी वैज्ञानिक गतिविधि के रूप में डुब्बी नौटाइल पर सवार होकर अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में किया गया। अगला 83 अगस्त 2025 में S&P ग्लोबल रेटिंग से भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कितनी बार दी थी? तो बी यानी कि ट्रिपल बी। अगस्त 2025 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। उसने भारत की दीर्घकालिक रेटिंग BBB ट्रिपल बी से बढ़ाकर बी ट्रिपल बी माइनस से बढ़ाकर बी ट्रिपल बी एक अल्पकालिक रेटिंग A3 से बढ़ाकर A2 की है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को लगातार 12वीं बार संबोधित किया। प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से सबसे अधिक लगातार भाषण देने का रिकॉर्ड इंदिरा गांधी के पास है। इसका आंसर जो है वो ए है। केवल एक जो है इसमें सही है, जो 12वीं बार इन्होंने संबोधन किया। इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए लगातार 12वीं बार भाषण दिया। इसके साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में 11 लगातार भाषण दिए थे, जबकि कुल 16 भाषण उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद के दौरान दिए। इस उपलब्धि के साथ वह दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने लगातार 12वें स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिए। सबसे अधिक लगातार भाषण देने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास है, जिन्होंने कुल 17 भाषण दिए थे। ओके। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों में सहायता प्रदान करना है। यह योजना नवनियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 25,000 रुपए तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसका आंसर डी केवल एक सही है। बाकी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों में सहायता प्रदान करना है। यह योजना नवनियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन और नौकरी के अवसरों को सृजित करने के लिए नए कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को 3,000 प्रति माह एक प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलती डेमोग्राफी से निपटने के लिए किस मिशन की शुरुआत की घोषणा की है? तो बी यानी हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। 29वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती इलाके में बदलती डेमोग्राफी से निपटने का संकल्प लिया है। इसके लिए उन्होंने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की है। दूरदर्शन चक्र मिशन 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश की को संबोधित करते हुए मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। यह मिशन एक पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हमलों को न केवल रोक सकेगा बल्कि उनसे कई गुना अधिक प्रतिक्रिया हिटबैक भी देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 10 साल यानी 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों, सामरिक और नागरिक क्षेत्रों तथा धार्मिक केंद्रों को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निजी वाहनों के लिए फास्टैग बेस्ड एनुअल टोल पास की शुरुआत की। इस वार्षिक पास की कीमत है सी 3000। फास्टैग बेस्ड एनुअल टोल केंद्र सरकार ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निजी वाहनों के लिए फास्टैग बेस्ड एनुअल टोल पास की शुरुआत की। इस वार्षिक पास की कीमत 3000 रुपए है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर कार, जीप और वैन इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यह पास एक्टिवेशन से 1 वर्ष या 200 टोल ट्रिप जो पहले हो के लिए वैध है। सीमा पूरी होने पर फास्टैग स्वचालित रूप से स्टैंडर्ड पे पर ट्रिप मोड में बदल जाता है। कितने किसने 12 अगस्त 2025 को हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव प्रशासन पद के लिए चुनाव में जीत हासिल की? इसका आंसर भी राजीव प्रताप रूडी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने 12 अगस्त को हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव प्रशासन पद के लिए चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने संजीव बालियान को हराया। इस क्लब की स्थापना वर्ष 1947 में अनौपचारिक समूह के रूप में हुई थी। इसका औपचारिक उद्घाटन फरवरी 1965 को तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। 89 भारतीय नौसेना को कौन सा स्टील्थ फ्रिगेट जुलाई 2025 में रूस में कमीशनिंग के बाद भारत लौटते समय 13 अगस्त 2025 को नेपल्स इटली पहुंचा था? तो ये आईएनएस कमाल। भारतीय नौसेना नवीनतम स्टील फ्रिगेट आईएनएस कमाल 1 जुलाई 2025 को रूस से कमीशनिंग के बाद भारत लौटते समय 13 अगस्त 2025 को नेपाल इटली पहुंचा। श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास SLINEX 25 भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस राणा, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और आईएनएस ज्योति फ्लीट टैंकर 14 से 18 अगस्त 2025 तक होने वाले श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास के 12वें संस्करण में भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंचे। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण कोलंबो में हार्बर चरण के साथ शुरू होगा जो 14 से 16 अगस्त 2025 तक चलेगा। वर्ष 2005 में परिकल्पित यह एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसने 2 दशकों में दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत किया है। इसका पिछला संस्करण 17 से 20 दिसंबर 2024 तक भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा प्लूमेरिया गार्डन, बरगद ग्रोव और बैबलिंग ब्रूक का उद्घाटन किया था। इसे पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था जिसे सर एडविन लुटियंस ने वर्ष 1917 में डिजाइन किया था। तो आंसर डी दोनों ही सही है। अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में इस साल 3 नए आकर्षण जोड़े गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को प्लूमेरिया गार्डन, बरगद ग्रोव और बैम्बलिंग ब्रूक का उद्घाटन किया। प्लूमेरिया गार्डन घास के टीलों और विशेष रूप से लगाए गए पौधों से सजाया गया है। बरगद ग्रोव में रिफ्लेक्सोलॉजी पथ, पंचतत्व पथ और जंगल जैसे ध्वनि परिदृश्य तैयार किए गए हैं। वहीं बैबलिंग ब्रूक में झरनों, मूर्तिकला की टोटियों, सीढ़ी-नुमा पत्थरों और एक कुंड को शामिल किया गया है, जिससे यह जगह बेहद आकर्षक और शांत वातावरण प्रदान करती है। इससे पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। यह राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित उद्यान है। यह 15 एकड़ में फैला हुआ है और इसे सर एडविन लुटियंस ने वर्ष 1917 में डिजाइन किया था। इसमें मुगल शैली की विशेषताएं जैसे फव्वारे, पानी के तालाब और रंग-बिरंगे फूलों की क्यारियां शामिल है। टॉप ब्रांड यूनियन की टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 शीर्ष स्थान रहा है। आंसर है बी माइक्रोसॉफ्ट। टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 शेंझेन में 7 से 11 अगस्त 2025 को आयोजित 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन ने टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 जारी की। एआई एंड ग्लोबल एक्सपेंशन थीम पर आधारित इस महत्वपूर्ण महोत्सव में दुनिया भर से 10,000 से अधिक प्रतिभागी, उद्यमी, नीति निर्माता और ब्रांड लीडर शामिल हुए। 2025 के शीर्ष 5 वैश्विक ब्रांड मूल्यांकन अमेरिकी डॉलर में। माइक्रोसॉफ्ट 1,62,505 अरब डॉलर, एनवीडिया 1,06,460 अरब डॉलर, एप्पल 9,997,685 अरब डॉलर, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल। अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वे पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्हें वर्ष 2018 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इसका आंसर सी यानी कि केवल एक। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत ने सबसे सम्मानित नेताओं में से एक। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त 2025 को 7वीं पुण्यतिथि मनाई। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे।
और वे पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनका पहला कार्यकाल वर्ष 1996 में केवल 13 दिन का था। दूसरी बार 1998 से लेकर 1999 तक 11 महीने के लिए, और तीसरी बार 1999 से 1999 से लेकर 2004 तक पूरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। वर्ष 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अखिल भारत रत्न से अलंकृत किया गया। तो उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपातकाल 1975-77 और जनता पार्टी के विघटन के बाद उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1993 अगस्त 2025 में इसरो ने किस राज्य यूटी के श्री योमी जिले के मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था? आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अगस्त 2025 इसरो के ने अरुणाचल प्रदेश के श्री योमी जिले के मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह पहल मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई है। 94 भारत ने पहली बार कहाँ पर एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की? तो इसका आंसर डी, देहरादून। भारत में पहली बार बड़े अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 आयोजन 20 से 23 अगस्त 2025 तक देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में किया जाएगा। हाल ही में अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुई? इसका आंसर है डी, अलास्का। एक्सप्लेनेशन। हाल ही में अगस्त 2025 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का के एंकोरेज में मुलाकात की। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में सिएटल के 605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल और भारतीय तिरंगा फहराया। यह भारत पहली बार है जब किसी लोकप्रिय अमेरिकी स्तर पर किसी विदेशी राष्ट्र का ध्वज फहराया गया। किस राज्य ने अगस्त 2025 में वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था? तो टी, महाराष्ट्र। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और भारतीय बंदरगाह संघ के सहयोग से 18 अगस्त 2025 को मुंबई में वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में क्रूज पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाना और विकास के लिए बेहतर विधियों और नीतियों पर चर्चा करना है। किसने ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 2025 रिपोर्ट के दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब हासिल किया? एफसी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल। 2025 विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 से 2025 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब हासिल किया। 1.9 21 1.921 बिलियन यूरो के ब्रांड मूल्य और 94.9 के लगभग पूर्ण ब्रांड शक्ति स्कोर के साथ स्पेनिश फुटबॉल की यह महाशक्ति उकील क्रिस्टोफर व्यवसायी दोनों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। 2025 में टॉप सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड 1.921 अरब, एफसी बार्सिलोना 1.7 अरब, मैनचेस्टर सिटी 1.4 अरब, लिवरपूल 1.4 अरब, पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी 1.4 अरब। 12वीं पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। बिहार ने पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की। इसका शुभंकर गर्ग सिंह है जो राष्ट्रीय पशु बाग से प्रेरित है। आंसर डी, केवल एक, यानी कि पहला सही है। बिहार ने पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की। 12वां पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लोगो शुभंकर ट्रॉफी का अनावरण किया। बिहार पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है और यह इस महीने की 29 तारीख से 7 सितंबर के बीच राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित हुआ। इसके शुभंकर का नाम चांद है। यह राष्ट्रीय पशु बाग से प्रेरित है। यह भारत के राष्ट्रीय पशु के साहस, चपलता और कौशल का प्रतीक है। चांद नाम हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद से प्रेरित है। हाल ही में अगस्त 2025 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहाँ पर मौली नामक पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया? तो सी, मुंबई कांदीवनी। हाल ही में
अगस्त 2025 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के निकट कांदिवली के मौली नामक पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया। यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा रूस का वेनेरा डी मिशन किस गैस से संबंधित है, तो डी शुक्र। रूस वर्ष 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए वेनेरा टी मिशन लॉन्च करने की के लिए तैयारी है। तैयार है। इस मिशन में एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल होगा। इसका प्रक्षेपण 2034 और 2036 के बीच होने की उम्मीद है। नीचे दो वाक्य वक्तव्य अभिकथन और कारण। अभिकथन। तुवालू ने जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना प्रारंभ की। तुवालू और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2023 में पाली पीली संघ संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें एक जलवायु प्रवास कार्यक्रम बनाया गया है। आंसर है सी। ए और आर दोनों सही है। एक का सही स्पष्टीकरण आर है। तो तुवालू ने जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत तुवालू अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित कर रहा है, जो एक संधि के तहत हो रही थी। तुवालू और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2023 में पीली संघ संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक जलवायु प्रवास कार्यक्रम बनाया गया है। कारण यह बताता है कि तुवालू और ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में पीली संघ संधि के माध्यम से एक जलवायु प्रवास कार्यक्रम बनाया, जो अभिकथन ए में उल्लिखित है, विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना को संदर्भित करता है, क्योंकि पाली पीली संघ संधि की वह तंत्र है जिसके द्वारा तुवालू ने यह नियोजित पलायन योजना शुरू की है, और यह विश्व में पहली तरह का पहला समझौता है। इसलिए आज न केवल सत्य बल्कि यह ए का सही स्पष्टीकरण भी प्रदान करता है। इस तरीके से हमने 101 क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब।